गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं, जितना भी हमने वीक में पढ़ा था उसी पर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उस पर आए हैं या फिर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम आज देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल साइंस और टेक से कई बार पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों में, और चर्चा करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवालों की। बिल्कुल आज का जो दिन है थोड़ा सा दुखदायी घटना के साथ शुरू हुआ। आज की जो शुरुआत हुई थोड़ी सी दुखद जरूर लगी, लेकिन मैं कहूंगा कि जो सफलता हाथ में आई है चंद्रयान 2 की, वो बहुत अच्छी सफलता है, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद यहां तक भी पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह भी कोई साधा काम नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसको बहुत मोटिवेशनल लिया जाए, कोई ऐसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमने किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हमने अचीव किया है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। अनअकैडमी पर अब जो सैटरडे की हमारी क्लास रहेगी प्रभाव पर, हम जनरली कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस की बात होगी। और मैं रिपीट कर दूं कि आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो मंडे से फ्राइडे तक हमने जो भी सीखा है उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्क्राइब करेंगे। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 15 ही सवाल, 10 ही सवाल, 12 ही सवाल, लेकिन एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हमने जो पढ़ा यदि वो याद हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम साइंस और टेक में तो नहीं आएगा। आइए शुरुआत करते हैं, पर शॉर्ट में उनको मदद कर देते हैं जिन्हें अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना है और उन्हें कोई दिक्कत आ रही हो। अगर हम बात करें तो अनअकैडमी प्रभाव पर आप सभी एजुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हैं, डेमो क्लासेस भी हैं अनअकैडमी प्लस पर। अगर आपको समझना है कि क्लासेस कैसी होती हैं तो इसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी आप 7 डेज फ्री क्लासेस में डाउट नहीं पूछ पा रहे होंगे। अगर इस समय हम बात करें तो एजुकेटर्स के रूप में अनअकैडमी प्लस पर एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। लगभग 80 से ज्यादा एजुकेटर्स अब हो चुके हैं। 80 से ज्यादा एजुकेटर अनअकैडमी प्लस पर अब आपको पढ़ा रहे हैं लाइव। तो एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास यूपीएससी, पीटी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने का। हमारा जो नया कोर्स अब आने वाला है अनअकैडमी प्लस पर, क्योंकि अब हमारा जनरल साइंस अब खत्म होगा और जनरल साइंस के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी और एनवायरमेंट। इकोलॉजी और एनवायरमेंट के बारे में बता दूं कि बहुत ही छोटा सिलेबस, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इस कारण से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार जनरल साइंस इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इकोलॉजी एनवायरमेंट को इग्नोर मत करिएगा। इसके लिए जरूर क्लासेस कर लीजिए। इसके लिए भले आपको लगे तो ईयरली की जगह मंथली सब्सक्रिप्शन ट्राई कर लीजिए, जिसमें हो सकता है कि आप इकोलॉजी एनवायरमेंट को तो बेस्ट कर सके, क्योंकि इसको सब्जेक्ट की खासियत है कि वही पढ़ा सकेगा जिन्होंने ज्योग्राफी और बायोलॉजी दोनों अच्छी तरह से समझा होगा। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारे जो मास्टर है वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट को इसलिए बेटर कर पाते हैं क्योंकि बायोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों को ही पढ़ाते हैं। इस कारण से इकोलॉजी इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, खास करके यूपीएससी, पीटी के लिए। 18 क्लासेस होगी, लगभग 36 घंटे के हम इसमें क्लासेस लेने वाले हैं। इस समय लिमिटेड टाइम ऑफर आपके पास है कि आप 7 दिनों तक ट्रायल क्लास ले सकते हो और आज जान सकते हैं कि कैसे क्लास होती है, किस तरीके से अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने की लाइव क्लासेस अनलिमिटेड, इसमें आपका ऑप्शनल भी हो जाएगा, जीएस भी होगा, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, एसे, एथिक्स, सीसेट, जितने पेपर हैं, यहां तक कि एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और हम कह सकते हैं कि सारी बेसिक टू एडवांस क्लासेस, सारा कुछ केवल 35,000 रुपीज की ये जो फीस है 1 ईयर की, इसी में आपका हो जाएगा। लेकिन यदि आप एमके लाइव यूज कर लेते हैं रिफर कोड, तो एमके लाइव रिफर कोड यूज करने पर यह आपको मिल जाएगा केवल 31,500 रुपीज में। तो एक मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम मटेरियल, मैक्सिमम चीजें जो इस समय आपको शायद कहीं पर ना मिल पाए। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 56,000 का है। अगर आप एमके लाइव रिफर कोड वहां भी यूज कर लेते हैं तो यह सब्सक्रिप्शन आपको केवल 50,400 रुपीज में मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी खुद कराई जाएगी, सारी चीजें लगभग रेडी होगी। सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं तो अनअकैडमी प्लस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का टारगेट सेलेक्ट कर लीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन में जाकर
आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है 12 महीने का, 24 महीने का या कोई भी, उसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आप यहां रिफर कोड डाल दीजिए और रिफर कोड डालने के बाद अप्लाई कर दीजिए। 10% डिस्काउंट होकर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 31,500 रुपीज में मिल जाएगा। तो एक मिनिमम कॉस्ट पर सारी चीजें आपको मिलेगी, एनसीईआरटी की क्लासेस से लेकर सारी क्लासेस। अब दो इंपॉर्टेंट बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जैसे बहुत सारे लोग आज चंद्रयान 2 पर भी चर्चा करने का सोच रहे होंगे, बिल्कुल हम चंद्रयान 2 पर भी एक पूरा क्लास लेंगे, क्योंकि मैं इस इंतजार में था कि चंद्रयान 2 पूरा हो तो चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 2 तक की पूरी कहानी मैं आपको समझाऊं। तो हम जल्द ही, जब हमारे अंतरिक्ष मिशनों को मैं समझाऊंगा, तब चंद्रयान 2 पर एक डिटेल में चर्चा करेंगे, सारी बातों पर हम फोकस करेंगे। दो बड़े अनाउंसमेंट जो थे, आज का हमारा वीकली सेशन है जो क्विज पर रहेगा पूरी तरह से, जो अभी हमने 5-6 दिनों में पढ़ा, और कल मैंने आपके लिए शुरुआत कर दी है एनसीईआरटी क्लासेस की। कल की हमारी क्लास मिस मत करिएगा, संडे वाली कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी को हमने पहला टॉपिक कंप्लीटली कवर कर दिया है। उससे बाहर आप कुछ मत पढ़िएगा, कंप्लीट एनसीईआरटी हम कवर कराएंगे। उसमें ज्योग्राफी में क्लास 6 से हमने स्टार्टिंग की है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। हम चौधरी इसमें चंद्रयान 2 पर भी डिस्कशन करेंगे, पर मैं चाहूंगा कि एक होलिस्टिक डिस्कशन हो, ऊपरी स्तर पर कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत डिटेल में हम उसे नेक्स्ट वीक में लेने वाले हैं, चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई सारी बातों को। आइए सवालों पर आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। एमपीपीसीएस वालों ने 92 में पूछा है, फिर 2006 यूपीपीसीएस मेंस और यूपी लोअर का सवाल 2009 का है। तो भारत के द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह, और आंसरों की शुरुआत तेजी से हो, बहुत बढ़िया। पहला आंसर कपिल का सी, संतोष, विशाल, दानाराम, आधान, राहुल, संदीप, मोहित, पुष्पेंद्र, दुर्गेश, मिशन आईपीएस, लुसी, राहुल, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सी है। तो अब ये अच्छा लग रहा इसलिए है क्योंकि अब आपने रिवीजन भी किया है, और अभी हाल फिलहाल में अभी हमने इसको पढ़ाया था, सोमवार की क्लास थी ये। बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर है सी। तो पहले का आंसर आएगा सी। दूसरा सवाल है, भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। फिर से वही सवाल है, लगभग सेम सवाल है। भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। राजस्थान वालों ने सवाल पूछा था 2013 में। भास्कर के प्रक्षेपण से, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से, एप्पल के प्रक्षेपण से, अग्नि के प्रक्षेपण से। सवाल इसलिए दिखाया मैंने ताकि ऑप्शन भी आपको आइडिया लग जाए। दूसरे का आंसर पहला आ चुका है, राहुल का पहला आंसर है बी, पुष्पेंद्र बी, सर्वेश पहले का सी है, संतोष बी, बहुत बढ़िया, दूसरे में बी। कल का टाइम अमित मुझे कंफर्म नहीं, फिर भी एक बार देख लेना, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बी है। और ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सवाल हो गया ये कि आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष युग में शुरुआत की थी। तीसरा सवाल ये भी मैंने करवाया था सोमवार को ही। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, 6 दिसंबर 1957 को, 31 जनवरी 1955 को और 2 अक्टूबर 1980 को। एमपीपीसीएस 2008 का प्रश्न था और सवाल है कि आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस तारीख को किया गया था। और मुझे लगता है कि मेरे लाल लालियों को इसका आंसर तो पता होगा ही। सौरभ का पहला आंसर आ चुका है तीसरे में सौरभ का पहला आंसर है ए। संतोष, आशीष, सभी लोगों का, विशाल बी कैसे लग रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का ए है, बहुत ही बढ़िया। और इस तारीख को मैंने याद भी करवाया था कि 19 अप्रैल 1975 को आपको याद रखना है, क्योंकि 2008 में इस टाइप का सवाल पूछा गया है। चौथा सवाल है थोड़ा सा कंसेप्चुअल और बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भारतीय दूर संवेदी उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? पहला, फसल की उपज का आकलन,
भौमजल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, तीसरा खनिज का अन्वेषण, चौथा दूर संचार और पांचवा यातायात अध्ययन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। यह शायद यूपीएससी का सवाल है 2015 का, यह शायद 2015 के यूपीएससी का सवाल है। आपको बताना है कि कौन से कार्य इसके हैं, कौन से इसके कार्य हैं। चौथे में अभी मैं ऑप्शन भी दूंगा आपको, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो कौन से ये कार्य हैं आपको बताना है, इनमें से कौन से कार्य हैं। हम ऑप्शन दे रहे हैं आपके पास। तो ऑप्शन है आपके पास कुछ इस तरीके के। 2015 का सवाल है आईएएस का, आईएएस 2015 का, और मुझे लगता है इसे मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया था, मेंस के नजर से भी मैंने आपको समझाया था। अब शायद आप लोगों को याद आएगा कि उसमें कंसेप्ट को समझने का मतलब क्या होगा। तो चौथे में ऑप्शन है आपके पास केवल 1 2 3, केवल 4 और 5, केवल 1 और 2, 1 2 3 4 और 5 सभी। आईएएस 2015 का पहला आंसर चौथे में जयप्रकाश, चौथे में पहला आंसर है ए राहुल का। कुछ लोगों को डी लग रहा है, विकास को डी लग रहा है, मतलब तुक्का लगा रहा है मेरा लाल। और मैंने इसको पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है और मैंने एक एक चीज समझाई है। शायद जिन लोगों ने मेरी थ्योरी नोट की होगी उन्हें क्लियर हो जाएगा। देखना, IRS दूर संवेदी उपग्रह में दूर संचार तो कभी आ ही नहीं सकता है, और मैंने इसे काफी डिटेल में समझाया था कि दूर संवेदी तो कभी आ ही नहीं सकता है, और दूर संचार दूर संवेदी में कभी आ ही नहीं सकता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, और 4 अगर नहीं हो सकता है तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो संभव ही नहीं था। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो संभव ही नहीं था। अब लड़ाई है 1 2 3 और 1 2 की, मतलब 3 को देख लेते हैं, क्या 3 उसमें होता है या नहीं। 3 की अगर हम बात करें तो खनिजों का अन्वेषण, बिल्कुल खनिजों की खोज करना, संसाधनों की खोज करना, 3 तो रहेगा ही। और इस कारण से हम कहेंगे कि आंसर इसमें आना चाहिए था, ऑप्शन ए आना चाहिए था, ऑप्शन ए आना चाहिए था। अगर आप लोग इसमें केवल आंसर चुनना चाहते तो आप केवल इतना कह देते कि 4 नहीं होगा, तो शायद आप आंसर को समझ पाते। पुष्पेंद्र, कल के एनसीईआरटी का टाइम मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कल हमारी एनसीईआरटी क्लास शायद 2 बजे के आसपास, देख लेना, एक बार चेक जरूर करना। बढ़िया जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। फिर एक सवाल है कि अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर से की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? एक बढ़िया सवाल है कि अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? वैसे सवाल ये अंतरिक्ष का नहीं है, लेकिन मैंने इस टाइप की चीजें बहुत बार पढ़ाई हैं ज्योग्राफी में भी। तो ऑप्शन देखते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। क्या पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है? पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती। या ऑप्शन डी है उपरोक्त कथन में से कोई भी सही नहीं है। 2012 का प्रश्न है, 2012 का प्रश्न है, 2012 का प्रश्न है कि बहुत ज्यादा गति के आवेशित कण पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंच पाते? 5वां, बिल्कुल जयप्रकाश, एक्चुअल में वो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। 5वें में राहुल को डी लग रहा है, फिर ए भी लग रहा है, कुछ लोगों को बी और सी भी लग रहा है।
तो आवेशित कण आखिर पृथ्वी के धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पाते? आवेशित कण पृथ्वी के धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पाते? तो देखना, जब सवाल कठिन हो जाए तो एलिमिनेशन मेथड अपनाया करिए। एलिमिनेशन मतलब हम देखेंगे कि कौन सही और गलत हो सकता है। तो सबसे पहला कि पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। तो ओजोन परत कभी भी आवेशों को परावर्तित नहीं करती है, वो तो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करती है। तो बी तो हो ही नहीं सकता है, श्योरली हो गया कि बी तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा, यदि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती तो शायद फिर वो ध्रुवों पर बड़ी मात्रा में मिलते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्रुवों की ओर ऐसा नहीं है कि अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब बची बात है सवालों में केवल सी और डी की। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता आप लोगों को याद आना चाहिए। मैंने ज्योग्राफी में बताया था कि जितनी आर्द्रता होती है 99% आर्द्रता हमें 5 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मिल जाती है। और यदि इतनी आर्द्रता हमें मिल चुकी है तो ऊपर तो आर्द्रता बिल्कुल है ही नहीं, तो यह लक्षण भी नहीं होगा। हम कहेंगे कि वो जो आवेशित कण हैं वास्तव में वह जो गति कर रहे हैं, वह गति आवेशित कणों में उनके आपस के प्रतिकर्षण के कारण हो सकती है, लेकिन वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होने वाली गति नहीं है। या हम कहेंगे कि घर्षण बल लगातार बढ़ता जाएगा और इस घर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो केवल और केवल आंसर आना चाहिए था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की घर्षण बल वहां विरोध करने वाला सबसे बड़ा बल होता है। बहुत से लोगों का आंसर नहीं आया था। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। मैं इसको थोड़ा समझा दे रहा हूं। भू स्थिर कक्षा में रखा जाता है, भू स्थिर कक्षा में रखा जाता है। प्रश्न क्या है, मैं पढ़ रहा हूं फिर से। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को, दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, मतलब भू स्थिर कक्षा के बारे में वो पूछ रहा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में पूछ रहा है, जब वह भू तुल्यकारी होती है, जियो सिंक्रोनस होती है, वह वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, कक्षा 22,236 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। तुंगता थोड़ा सा गलत शब्द ट्रांसलेट किया गया है। कक्षा 22,236 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से लक्षण भू स्थिर कक्षा के लिए माने जा सकते हैं। यह सवाल भी यूपीएससी का ही है, यह सवाल भी यूपीएससी का ही है। तो क्या आपको लगता है इसमें छठवें में, आप पहले मुझे यह बताइएगा कि एलिमिनेशन मेथड के बेस पर आप किस पॉइंट से शुरुआत करेंगे कि यह पॉइंट तो हो ही नहीं सकता है, यह पॉइंट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि छठवें में अभी 1 2 3 4 के बाद ऑप्शन आएंगे आपके पास इस तरीके से। तो सबसे पहले आप यह सोचिए एलिमिनेशन में कि कौन सा पॉइंट गारंटेड नहीं हो सकता है, गारंटेड नहीं हो सकता है। पहले उस पॉइंट पर गौर करिए, तो प्लीज आप एलिमिनेशन ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। कपिल पहला नहीं, पहला तो होगा, पहला तो होगा, जिसे हम कहेंगे कि गारंटेड, वो तो नहीं हो सकता है। चौथा नहीं होगा, बहुत बढ़िया खूबसूरत। सर्वेश ने कहा कि चौथा नहीं हो सकता है, सुरेश ने कहा चौथा नहीं हो सकता है, मिशन आईपीएस ने कहा चौथा नहीं हो सकता है, अमित ने कहा चौथा नहीं हो सकता है, पुष्पेंद्र चौथा नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया कि चौथा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। और अगर चौथा नहीं हो सकता है तो यूपीएससी 2011 का यह सवाल बहुत ही घटिया सवाल होगा। मुझे नहीं पता कि क्या आंसर है, लेकिन चौथा नहीं हो सकता है। और अगर चौथा नहीं हो सकता है तो आंसर केवल और केवल एक ही बच गया, 1 2 3। और 1 2 3 इसलिए बच गया क्योंकि चौथा तीनों में यूज किया गया था। डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उत्तर क्या होगा, लेकिन 3 ऑप्शनों में 4 दिया गया था और इसी कारण से ऑप्शन के रूप में हम कहेंगे कि केवल और केवल ए आंसर हो सकता है। बहुत ही बढ़िया।
61-63 लोग देख रहे हैं और लाइक केवल 42 है। फिर लाइक को भी आप भूल जाते हैं करना, शेयर करना तो लगातार भूल ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ टफ वर्ड को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, कोई घबराओ नहीं, जो टफ इंग्लिश वर्ड होंगे, हिंदी वर्ड होंगे। आइए अब हम अगला सवाल देख रहे हैं, भूस्थैतिक स्थिति क्या है। भूस्थैतिक मतलब, भूस्थैतिक का मतलब हुआ कि भू स्थिर स्थिति क्या है। इस भू स्थिर जियो स्टेशनरी सिचुएशन किसे कहेंगे? जियो स्टेशनरी सिचुएशन किसे कहेंगे? जियो स्टेशनरी सिचुएशन किसे कहेंगे? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच स्थित होता है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उसी गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से स्थिर होता है, जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है। आपको बताना है कि भूस्थैतिक स्थिति क्या कहलाएगी इसमें से। भूस्थैतिक स्थिति इन चारों ऑप्शनों में आप किसे कहेंगे? भूस्थैतिक स्थिति इन चारों ऑप्शनों में आप किसे कहेंगे? अमित, बिल्कुल दीर्घ वृत्ताकार होना चाहिए, लेकिन याद रखना कि जियो स्टेशनरी में कुछ ऐसे भी ऑर्बिट है जो वृत्ताकार होते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वृत्ताकार होते हैं, जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट दीर्घ वृत्ताकार माने जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पर जितने ऑर्बिट है सब जियो स्टेशनरी कहलाएंगे, इसलिए उसे वृत्ताकार में भी शामिल किया जा सकता है। पर हमें आंसर अगर एलिमिनेशन से मिल गया तो आगे बढ़ते चलिएगा। बहुत ही बढ़िया, 7वें का आंसर सभी का लगभग सी है। पुष्पेंद्र, डी कैसे लगा रहे हो? पुष्पेंद्र, डी कैसे लगा रहे हो? सी आंसर आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि स्थिर का मतलब पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर होगा, और यूपीपीसीएस 2005 मेंस का सवाल था। अगर आपने थ्योरी अच्छी नोट की है तो आपको फील हो रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सा सवाल होगा। सी तो जरूर होगा, ऑप्शन सी ही इसमें सही होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। फिर अगला है, किस वायुमंडल परत में संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं? किस वायुमंडल परत में दूर संचार उपग्रह मिलते हैं? दूर संचार उपग्रह मिलते हैं। दूर संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस में मिलते हैं? समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में। कहां पर संचार उपग्रह होंगे? और दूर संचार उपग्रहों की ऊंचाई से ही उत्तर दिख जाना चाहिए था। दूर संचार उपग्रहों की ऊंचाई से उत्तर दिख जाना चाहिए था। बिल्कुल, मिशन आईपीएस सही है। दूर संचार उपग्रहों की ऊंचाई से आइडिया लग जाना चाहिए। 8वें का आंसर, चंदन मार खाओगे अगर ऐसे जवाब दोगे तो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। बहुत लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं इसमें, बहुत लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं। आइनोस्फीयर पर चले गए कुछ लोग। बिल्कुल, अब उत्तर सही आए हैं। दीक्षा का उत्तर सही है। सच जानकारी का उत्तर सही है। मनु सिंह का, ममता का, ईश्वर, फिर एमडी अदनान का, मनु सिंह का, भारत का, फिर प्रियंका देव का। जो लोग जल्दबाजी में उत्तर दे रहे हैं, आप शायद भूल गए हैं, जब मैंने वायुमंडल पढ़ाया था तो याद करो ना, 400 किलोमीटर के बाद तो हमने कह दिया था कि वायुमंडल होता ही नहीं, बहिर्मंडल होता है। तो याद करो, बहिर्मंडल लिखना चाहिए था। 36,000 किलोमीटर, इतना बड़ा तुम्हारा वायुमंडल है क्या कहीं? 36,000 किलोमीटर है वो, 36,000 किलोमीटर है। बहिर्मंडल में मिलेगा। यूपीपीसीएस मेंस का सवाल था बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। यहां तक कि मैं कहूं कि लोअर ऑर्बिट में भी जो उपग्रह होते हैं वो भी बहिर्मंडल में होते हैं एक तरीके से। लोअर ऑर्बिट के बहिर्मंडल में ये तो जियो के हैं, जियो के बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में बहुत ही गंदा आंसर दिया है कुछ लोगों ने। कुछ लोगों ने मीजोस्फीयर में चले गए, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल पे बात कर रहे हैं। अगला सवाल है, एक भू-स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। एक भू-स्थिर उपग्रह कितने समय में एक राउंड लगाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने समय में एक परिक्रमण करता है? उत्तराखंड पीसीएस का सवाल है, हम कहेंगे 2016 का। कितने समय में वो अपना एक परिक्रमण कर लेता है?
धन्यवाद धन्यवाद मिशन आईपीएस पर। बहुत सिंपल से सवाल है, अगर आप हमारी थ्योरी सही तरीके से नोट कर रहे हो, यकीन मानो सवालों की औकात है ही नहीं कि जो आपसे गलत हो जाए। अगला सवाल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का सही आ रहा है, पर कुछ गंदे लोग। प्रियंका देव डी आंसर बता रही, बताए। हमने सब पढ़ा दिया कि भू स्थिर उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर का होता है और पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे का, तो हम कहेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो परिभ्रमण काल होता है वो 24 घंटे का होगा, 24 घंटे का होगा। 10वां सवाल है, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर। ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ वालों ने पिछले साल पूछा था, बड़ा गंदा सा सवाल है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर। ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। 10वां सवाल ठीक है प्रियंका, 10वें का आंसर दो, 10वें का आंसर दो। दसवें का आंसर आना चाहिए बिल्कुल स्थिर ऊंचाई, क्योंकि यह सिचुएशन केवल तभी मिलती है जब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। 36,000 किलोमीटर मतलब एक निश्चित ऊंचाई पर यह घटना संभव होती है। केपलर के नियम के आधार पर हम यह समझ सकते हैं। फिर अगला सवाल है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वह है 2016 का उत्तराखंड का सवाल है। कौन से उपग्रह दूर संचार तंत्र में उपयोग किए गए हैं? रोहिणी, IRS, कार्टोसेट, इनसेट। रोहिणी IRS, कार्टोसेट और इनसेट। कौन सी श्रृंखला दूर संचार के लिए यूज की जाती है? 11वें का सवाल है और बिल्कुल इजी सवाल है ये भी। 11वें में आंसर आना चाहिए। बहुत इजी सवाल है, क्योंकि इसे तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया और ये तो एक ही पूछ रहे हैं गरीब लोग। मैंने बहुत सारा करवाया इसमें, बहुत सारा। मोहित तुम मार खाओगे। दूर संचार में IRS कब से आने लग गया है? बहुत गलत आंसर आप लोग देते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि कई बार इतना डिटेल में हमने समझाया है, इतना डिटेल में समझाए, फिर भी आप लोगों के गलत आंसर आ रहे हैं। पुष्पेंद्र, इंडियन रिमोट सेंसिंग मार खाओगे तुम। अरे दूर संचार में याद करिए इनसेट। और मैंने समझाया था कि इनसेट का नाम अब जीसेट करने लग गए हैं। आप शायद भूल गए कि इनसेट के बाद जीसेट आए थे। यह बहुत दुखदाई घटना है कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक एक बात मैंने लिखवाई है, एक एक बात समझाई है, फिर भी आप IRS लगा रहे हैं। इनसेट आप शायद भूल रहे हैं, इनसेट होना चाहिए। कार्टोसेट तो हमने आपको बताया था मैपिंग के लिए ध्रुवीय कक्षा में डाला गया है। और आज का आखिरी सवाल, जो अभी तक 5 दिनों की कक्षा हुई थी, उसमें आज का ये जो आखिरी सवाल पूछा गया था, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। पहले दिन की क्लास याद करना, मैंने ये लिखवाया है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। मनु सिंह, अब हम इलाहाबाद शायद ही आ पाएंगे इस साल, अगले साल शायद संभावना, लेकिन इस साल तो अब इलाहाबाद नहीं हो पाएगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहां से? और यह भी मैंने करवाया था। पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो भी मेरे लाल लाली गंदा आंसर डी दे रहे हैं, वो 1988 की घटना है। क्या 1988 में तुम्हारे पास सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थे?
बस आ जाते हैं तुक्का लगाने के लिए और कहेंगे घर वालों से कि तैयारी इसलिए नहीं, सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पड़ोसी का नहीं हुआ। यूपीएससी बदमाशी करता है। बहुत ही कम लोगों का आंसर इसमें आ रहा है, बहुत ही कम लोगों का आंसर आ रहा है। आनंद आंसर दो, हमें आंसर दो। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याद करो, पहला तो जो था इनसेट हमने नासा से भिजवाया था, लेकिन ये जो दूसरा था यहां पर मदद की थी, अगर हम सिंपल सी बात कहें तो यहां मदद की थी रशिया ने, यहां मदद की थी रशिया ने। इसे फिर से देख लीजिएगा आप लोग, इस सवाल को फिर से देख लीजिएगा आप लोग। और इसी सवाल को अब हम आंसर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें बहुत तकलीफ हो रही है कि ये मैंने करवाया है, ये सारी चीजें हमने समझाई हैं बेटर तरीके से, हिस्ट्री के रूप में सारे पॉइंट लिखवाए थे। इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स के रूप में हमें करिएगा, और ताकि मैं उसी में आपको समझा सकूं कि कहां कहां आप लोगों की गलती हो रही है। तो सिंपली बात याद रखिएगा कि जो थ्योरी मैं करा रहा हूं उससे बियॉन्ड सवाल नहीं मिलेंगे, उससे बियॉन्ड सवाल नहीं मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे, अब हम आ जाएंगे पीएसएलवी जीएसएलवी जब खत्म हो जाएगा, फिर हम एक एक अभियान पर आएंगे, जिसमें सबसे पहला अभियान ही होगा चंद्रयान 1 चंद्रयान 2। तो नेक्स्ट वीक में हम चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 पर चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। हमारी थ्योरी जिन्होंने नहीं पढ़ी है, मैं चाहूंगा कि हमारे सोमवार की क्लास वो देखेंगे इस 12वें सवाल के आंसर के लिए। कल की क्लास मत मिस करिएगा। एनसीईआरटी 6वीं कक्षा का पहला टॉपिक बहुत डिटेल में कवर करा दिया है मैंने, उससे बियॉन्ड या उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने में पहले टॉपिक को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे की बातचीत। लाइक करते चलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।